अच्छा, इसके बाद एक बहुत ज़रूरी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेरे ख्याल से, एक आम आदमी जो रहने वाला, घर के अंदर रहने वाला है आदमी, तो उसको मेन चीज़ होता है कमरों का साइज़। जी। तो अब जैसे कमरे हैं आपके, ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, और आपका डाइनिंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, तो इन सब के बारे में, साइजेस के बारे में भी कुछ हमको ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम साइजेस क्या होने चाहिए और किस हिसाब से हमको चलना चाहिए, मतलब। बिल्कुल होना चाहिए, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सर ये। अगर आप किसी आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर रहे हैं तो शायद वो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर नहीं भी है, आप जनरल वे में करते हैं, तो मोटा मोटा ये मान के चलें कि हमें जो एक घर है, घर का जो हमारा ड्राइंग रूम है, वो कम से कम आपका 18x12, 20x18 ये होना ये चाहिए। इंक्लूडिंग डाइनिंग स्पेस है? डाइनिंग के साथ, डाइनिंग के क्योंकि साथ। सर छोटे प्लॉट में तो अलग अलग पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम डाइनिंग करेंगे, ड्राइंग ना करें। तो मतलब मोटा 12-18 हो गया, थोड़ा और ठीक है तो 20-18 हो गया, 16 हो गया। ये बेडरूम जो है मिनिमम 10 से 10x12 का होना चाहिए सर, 10x12 का हो। और ज़्यादा छोटा हो रहा है तो 10-11 कर सकते हैं। इससे छोटे में जाएंगे तो होता है कैसे, जब हम जो बेड को प्लान करते हैं तो बेड के साथ साइड टेबल्स भी होती है, थोड़ा सा मूवमेंट का सर्कुलेशन स्पेस आपका, थोड़ा सा मतलब मूवमेंट का स्पेस चाहिए, का स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना। उसमें क्या है, अगर हमने 10x10 का रूम में बेड लगा दिया, साइड टेबल्स लगा दी, छोटे सा कुछ और डाल दिया, आपका बेडरूम कैप्चर हो जाता है। तो जैसे 11x10 या 12x10 का अगर हम बेडरूम मान के चलें, तो उसमें क्या वार्डरोब वगैरह अकोमोडेट हो जाती है या उसके लिए ज़्यादा साइज चाहिए होता है? वार्डरोब में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर वार्डरोब आप आउट ऑफ द वॉल ले रहे हैं तो बेडरूम के पार्ट को कंज्यूम करेगा। कोशिश ये करें डिजाइनिंग में कि आपकी जो वार्डरोब है कुछ दीवार के अंदर कंज्यूम होती चली जाए, उसका पार्ट कवर कर लें, तो आपका बेडरूम थोड़ा और स्पेशियस हो जाएगा। ओके, या आप इसमें कर सकते हैं, मतलब जैसे उसी में पीछे की तरफ वॉशरूम है या कुछ ऐसा कुछ करके प्लान करें कि आपका जैसे बेडरूम के अंदर जो वार्डरोब आ रही है उसका फ्रंट उसमें आ जाता है, कुछ पार्ट पीछे ले लें। बस ये मेन सा पार्ट वही डिजाइनिंग वाली बात आती है। तो यहीं पर मेरे ख्याल से एक अच्छा आर्किटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये तो बात है बेडरूम्स की। टॉयलेट की बात करें तो एक आमतौर पर जो एवरेज टॉयलेट है वो आपका 6x5 से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली बेटर तो जो है कि 8x6 होना चाहिए कम से कम, वो सही रहता है। जगह कम है तो 6x5 भी कर सकते हैं। ये बाथरूम का साइज हो गया। इसी तरह किचन की बात करें, किचन में सर हमारा कम से कम आपका 10x9, 10x7 ये मिनिमम किचन से। अगर हम थोड़ा बड़े में जाते हैं तो बड़े में सर हमारे पे स्पेस कई बन जाता है किचन में। किचन में फिर और सारी हमारी एक तरह से कहना चाहिए कि एमिनिटीज आ जाती हैं। जैसे हम उसमें वॉशिंग एरिया ले रहे हैं, सपोज हम पेंट्री ले रहे हैं, तो उसमें किचन हमें थोड़ा और बड़े में जाना बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि सर वॉशिंग एरिया को सेपरेट करने का बेनिफिट ये है कि आपका जो मेन किचन स्लैब है उस पर पानी नहीं आता है। वॉशिंग एरिया सेपरेट रखें, उस पर एक जस्ट पीस में आप चाहें एक ग्रेनाइट का पीस या ग्लास का टफन का लगा के तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपका जो मेन किचन का पार्ट है वो तरफ डैम्पनेस नहीं आएगी और आपका मॉइस्चर नहीं आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये मोटा मोटा रूम के साइज की बात हो गई। हाइट की बात करें तो हाइट में सर हम लोग जो प्लान करते हैं उसमें 11 फीट हाइट लेके चलते हैं। तो आप ये सीलिंग हाइट की बात करें? सीलिंग हाइट की, मतलब आपके फ्लोर लेवल से 11 फीट हाइट है, ठीक है। ये 11 फीट आप जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, वो मतलब फ्लोर टू फ्लोर लेवल, मतलब इस फ्लोर के लेवल से ऊपर वाले फ्लोर के लेवल, मतलब आपके जो फ्लोर लेवल से जो सीलिंग की हाइट है। अच्छा, सीलिंग की हाइट, सीलिंग में मतलब है आपका प्लेन लेंटर। ओके, फॉल सीलिंग सेकंड पार्ट है। ओके, वो 11 फीट होना चाहिए कम से कम। उसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो वो 10.5 लेके चलते हैं। इसी रेशियो में ऊपर फिर थोड़ा कम होते चला जाता है। मतलब ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको फॉल सीलिंग यूज करनी है कि फॉल सीलिंग यूज करनी है। फॉल सीलिंग में भी है डिजाइनिंग कैसी, डिजाइनिंग किस तरह। एक जैसे जस्ट शोरूम में पैटर्न होता है कि 1 फीट का दे दिया सीलिंग तो उससे रूम की हाइट होगी। अगर हमारी नॉर्मली घरों में जो सीलिंग है वो 6 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 6 to 5 इंचेस आना चाहिए, 5 to 6 इंचेस। तो उसमें क्या हमारे रूम की हाइट प्रॉपर मिलती है। सपोज हमने 11 फीट हाइट तो कर ली सर, अब लेकिन हमने सीलिंग को कर दिया 1 फीट, हाइट रहेगी 10 फीट, हाइट रहेगी 10 फीट, कोई फायदा क्या हमें करने का? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे नॉर्मली हम लोग स्टेयरवेल बनाते हैं, जो सीढ़ी जिसमें होती है, हमारा स्टेयरकेस रूम होता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड कर लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर जो बनाता है तो बाद में उनको पता लगता है कि या तो उसकी राइज बहुत ज़्यादा हो गई, जो पैड़ी का ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो चढ़ने में असुविधा होती है। खासतौर से अगर घर में कोई वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। और इसी तरह से कई बार उसके जो है ट्रेड जो होती है, जिसमें पैर रखने की जगह होती है, वो छोटी हो जाती है, तो उसमें भी जो है आपका सुविधाजनक नहीं रहता है। तो इसमें हमें स्टेयरवेल के साइज के बारे में भी कुछ ध्यान देना चाहिए प्लानिंग के समय। सर जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें सोर्सेज चाहिए, ऐसे घर में ऊपर जाने के लिए भी हमें सीढ़ी क्या है सर, ग्रोथ है। हम ऊपर राइज कर रहे हैं सीढ़ी से भी। सीढ़ी में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सीढ़ी के लिए हम प्रॉपर स्पेस रखें। मिनिमम सीढ़ी का साइज जो घर के लिए 3.5 फीट से कम ना रखें। उसकी जो विड्थ है 3.5 फीट होनी चाहिए। 4 हो तो बहुत अच्छी बात है,
3.5 से 4 होनी चाहिए। लोग 3 करते हैं, कोई 3.25, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सर थ्रेड पार्ट की, तो आप देखिए नॉर्मली जो बात करें, जो पैर का साइज है वो 10 इंच होता है, 10 मान के चलते 10 नंबर होता है। 10 से कम तो बिल्कुल ना हो। जब उस पर ग्रेनाइट या आप करते हैं वक्त, तो उसकी जो आपका बाहर निकलेगी तो लगभग आधा इंच वो निकले, तो पैर आपका कंफर्टेबली आना चाहिए। मैं तो प्रीफर करूंगा कि 11 इंच के आसपास होना चाहिए, लेकिन चलो जगह नहीं है तो 10 इंच तो मिनिमम लेके चलें। मतलब आपका ग्रेनाइट के बाद वो आफ्टर ग्रेनाइट वर्क वो आपका 10.5 मिल जाए आपको, तो उससे क्या आपका प्रॉपर पैर आए। ये तो बात होगी सर पैर रखने की। अब बात करते हैं हम चढ़ने की। हर घर में सर देखिए डे बाई डे सबकी एज बढ़ रही है, तो आज बच्चे हैं, कल हम अब जवान है, कल हम बुजुर्ग होंगे, ठीक है। एक दिन के बाद सर होता क्या है कि सबको पैरों की प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में सर हमें करना क्या है कि सीढ़ी की जो हाइट है, देखिए आइडियली तो 6 इंच होना चाहिए, लेकिन वो घरों में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 7 इंच, अधिक से अधिक 7.5 इंच, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब 7.5 से ऊपर, 7.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी वर्स्ट केस में। अदरवाइज तो नहीं सर, 7 से नीचे नॉर्मली तो सर देखा होगा आपने 8-8, 9 इंच, लेकिन सर वो बड़ा अनकंफर्टेबल है। जितने आपके नीज उठते हैं ना उतनी प्रॉब्लम, ये दिक्कत आती है। ओके ओके ओके। तो सीढ़ी में स्पेशली इधर, प्लस एक चीज सीढ़ी में और जो उसकी लैंडिंग है वो प्रॉपर रेशियो में हो। अगर नीचे हमारा 3.5 है तो 3.5 की लैंडिंग मिलनी चाहिए। ओके। कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, नीचे से कर दिया, वहाँ लैंडिंग छोटी कर दी लैंडिंग, मतलब लैंडिंग स्क्वायर में आनी चाहिए। हाँ, कई बार उसी में स्पाइरल सीढ़ी बना देते हैं, और जो एक कट दे देते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ की स्पेस कम करने के लिए, तो इसलिए बेटर पार्ट है सीढ़ी को हम पूरा स्पेस दें। और उस केस में मेरे ख्याल से अगर कोई आपको भारी सामान चढ़ाना होगा ऊपर, तो उसमें भी दिक्कत होगी। ऑब्वियसली सर, जगह खुली है। मैं सर क्यों कह रहा हूँ स्क्वायर लैंडिंग के लिए, आपको मूवमेंट की जगह मिल जाएगी, ये पार्ट है बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आजकल लोग कराते हैं, कि पहले तो नहीं कराते थे लोग, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो है, जो भी अच्छा मकान बनाता है तो वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जरूर कराता है। तो ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या आर्किटेक्ट की कंसल्टेंट मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ ही होना चाहिए, या बाद में होना चाहिए, या मतलब प्लान बन जाने के बाद डिज़ाइनिंग करानी चाहिए, या साथ साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए ये चीज़ें? देखिए सर, मेन बात यहाँ पे आती है कि जब पहले सपोज कोई क्लाइंट आया हमारे पास, हमने उसका मैप रेडी किया, क्लाइंट ने मैप ओके कर दिया कि सर मेरा फाइनल है। स्ट्रक्चर की बात उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर वाला और जो आर्किटेक्ट है आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रीजन क्या होता है सर, सपोज मैंने डिजाइन किया, स्ट्रक्चर वाला कोई और है, तो वो उस चीज़ को उतना बेहतर नहीं समझ पाएगा। तो उसमें ज़्यादा अच्छा है कि आर्किटेक्ट और वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सर मैंने ये ड्राइंग भेज रहा हूँ, इसको आप इसी हिसाब से डिजाइन करेंगे इसको। तो उसमें सर क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होती है और काम में लगता है कि हाँ कुछ हुआ। अदरवाइज क्या है सर, मैंने डिजाइन कर दिया, कोई दूसरा स्ट्रक्चर बैठा है बाहर, वो कर रहा है, वो अपने हिसाब से, अगर सपोज आउट ऑफ सिटी का है, वो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से देखेगा। तो लोकल हो और एक दूसरे में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, वो बेटर पार्ट है सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आमतौर पे सारे लोग वेंटिलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें दिक्कत करती है। घर के अंदर भी आपको सफोकेशन फील होता है या डैम्पनेस फील होती है, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर एयर सर्कुलेशन नहीं है और लाइट का प्रॉपर वो नहीं है। तो इसके लिए वेंटिलेशन के टाइम पे जैसे शाफ्ट बनाते हैं कई लोग नहीं बनाते हैं, या खिड़कियाँ कितनी देनी चाहिए, इस बारे में कुछ आपका क्या व्यू है? सर इस बारे में तो मैं कहना चाहिए, दिल खोल के बोलूँगा सर आपसे। देखिए सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप घर चाहे छोटा बनाएं या बड़ा, वेंटिलेशन जरूर रखें उसमें, क्योंकि जब तक घर में वेंटिलेशन नहीं है आपको कंफर्टेबल फील होगा ही नहीं। होता सर क्या है, देखिए सपोज हम बड़ा घर बना रहे हैं तो इजीली हम सेटबैक छोड़ के साइडों में अपना प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकते हैं। दिक्कत आती है छोटे प्लॉट्स में सर, मान लीजिए किसी का 100 गज का है या 80 गज का प्लॉट है, उसमें दिक्कत सर आती है। कोशिश करें सर उसमें भी, मैं तो कहूँगा जितना ओपन हो सकता है, मतलब विदाउट एनी कंप्रोमाइज साइजेस के करने की कोशिश करें। फिर भी लगता है कि जैसे छोटे प्लॉट में सर 3-3 साइड ऐड हो जाता है, 2 साइड तो नॉर्मली होते ही होते हैं, राइट और साइड में, लेफ्ट में। तो कोशिश करें कि उसको एक साइड तो ओपन करें, और लगता है कि संभव नहीं कि वो नहीं ओपन हो पाएगा तो सर उसमें शाफ्ट जरूर रखें। शाफ्ट का साइज कम से कम 4x4 जरूर रखें, क्योंकि अंदर शाफ्ट बनने के बाद उसी में आपकी सारी लाइन्स उतरनी है, चाहे वो आपकी पानी की हो, चाहे वो आपकी सीवर की हो, क्योंकि उसी में से सीढ़ी लग के काम भी करेगा कल को आदमी। आज घर ऐसी चीज़ है, आज हम बनाते हैं, ऐसा नहीं हमेशा के लिए नहीं। घर में रहते रहते बहुत चीज़ होती है, चेंज होती रहती है, खराब होती है, मेंटेनेंस तो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ध्यान रखे चलें कि हम ऐसा ना करें शाफ्ट के नाम पे एक 2x2 का या 2x3 का, मतलब वर्केबल स्पेस हो जिससे कंफर्टेबली कोई भी कारीगर आके काम कर सके। इतना स्पेस 4x4 मिनिमम होना चाहिए शाफ्ट का। और कोशिश करें उसी शाफ्ट के अंदर अपने जो टॉयलेट्स के वेंट्स,
आपके मजबूरी में किचन भी खोलना पड़ेगा। कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि किचन में थोड़ी स्मेल वगैरह का भी पार्ट आता है, उसके लिए हम ध्यान रखें कि थोड़ा जितना हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे सफाई से, उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें क्या स्काईलाइट वगैरह भी दी जा सकती है क्या वेंटिलेशन के लिए? इसमें कर सकते हैं। इसमें जैसे छोटे घर हैं सपोज, उनमें सर जैसे मान लीजिए नीचे आपने कवर कर लिया, ऊपर का जो पार्ट है तो ऊपर उसमें स्काई लाइट का ऑप्शन हो सकता है। उस स्काई लाइट से सर क्या होता है, ऊपर से लाइट जहाँ जहाँ हमारा नीचे ओपन पार्ट है सब जगह इक्वली स्प्रेड हो जाती है। ओके, तो एक अच्छा ऑप्शन है स्काई लाइट का, ये हम कर सकते हैं। ओके ओके जी। अच्छा सर, इसके अलावा डोर हाइट्स, जैसे कई लोग 7 फीट हाइट रखते हैं, कई लोग 8 फीट हाइट रखते हैं, तो क्या कितनी रखनी चाहिए आइडियली, और क्या अंदर और बाहर सब जगह एक ही जैसी होनी चाहिए? सर इसमें देखिए आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को आते हैं। नॉर्मली जो चलता था पहले 7 फीट का चलता था कि 7 फीट की हाइट पे आपका डोर लेवल जाता था। अभी सर जो कॉमनली जा रहा है 8 फीट जा रहा है, कुछ जगह 8 से भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम जब बात करते हैं 8 फीट की या उससे ज़्यादा की, वो चीज़ थोड़ी बड़े घरों में अच्छी लगती है जहाँ खुला स्पेस आ रहा है। सपोज हमारा 80 गज में या 90 गज में 100 गज में बन रहा है, उसमें हमने 9 फीट या 8 फीट हाइट कर दी, या कमरे का साइज बहुत छोटा, कमरे का साइज छोटा है, वो सर कमरा ऐसा लगेगा कि आपको कमरा बंद है ही नहीं, अजीब खुला सा फील होगा उसमें। तो इसलिए खास ध्यान रखना है कि ये थोड़ा चीज़ जो बड़ा स्पेस है उसमें अच्छा लगता है, उसमें अच्छा लगेगा। अदरवाइज नॉर्मल रूम्स के लिए, नॉर्मल घरों के लिए 7 फीट सफिशिएंट है जी। ठीक है चतुर्वेद साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो बहुत यूजफुल है और सबके काम आएगी मेरे ख्याल से। तो अपने दर्शकों से आशा करता हूँ आप सब लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं। फिर भी कोई दिक्कत लगे या कोई चीज़ समझ ना आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और जब भी चाहें कुछ पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद। और अभी हम इनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स पे हम जो है अलग से भी डिटेल में कवर करेंगे, तो आगे भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर।